हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिकल जियोग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित फर्स्ट चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ करेंगे। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग सेशन होगा। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। एक्चुअल में आज का सेशन ज़्यादातर फैक्चुअल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हें हम जब समझ लेंगे तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में देखिए दो प्रकार के सिद्धांत हैं, अर्ली थियरीज और फिर मॉडर्न थियरीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, थियरीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब अर्ली थियरीज और मॉडर्न थियरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अर्ली थियरीज देने वाले फिलोसफर बोल लें, मैथमेटिशियंस बोल लें, उन लोगों ने जब भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया तो उन्होंने सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया। ठीक है, मॉडर्न थियरीज वाले जब पृथ्वी के अस्तित्व के विषय में जानने की कोशिश की तो सबसे पहले इन्होंने यूनिवर्स की कल्पना की। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए अर्ली थियरीज में क्या क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, रसेल बाइनरी थियरी, ऑयले सुपरनोवा हाइपोथेसिस और फिर स्मिडिट एंड वाइजास्कर इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये अर्ली थियरीज के कुछ हाइपोथेसिस हैं, थियरीज हैं। और मॉडर्न थियरीज में बिग बैंग थियरी है, ऑयले स्टडी स्टेट थियरी है। ठीक है, तो हम इसमें हर एक थियरीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई विशेष मतलब बनता नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि ये थियरीज किसने दी, ठीक है, और ये अर्ली थियरी से रिलेटेड है या नहीं, बिग बैंग थियरी किसने दी, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रूफ हैं, क्या मतलब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो सत्य है, क्या प्रूफ, ठीक है, तो क्या एविडेंसेस हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। चलिए हम समझते हैं वन बाय वन। पहले अर्ली थियरीज का जो फर्स्ट थियरी है नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस हम समझते हैं क्या है, किसने दिया है। ठीक है, तो इसको देखिए दो व्यक्तियों ने, ठीक है, पहले हो गए आपके कांट महोदय ने नेबुलर हाइपोथेसिस की परिकल्पना की। उसके बाद इसी के संबंध में एक लैपलास करके व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसके विषय में अपना एक परिकल्पना दिया। तो कांट एक दार्शनिक है, ठीक है, फिलोसफर है, और लैपलास एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, जिन्होंने बीटेक करा होगा उनको पता होगा। कांट दार्शनिक है, जो एथिक्स वगैरह पढ़ेंगे उनको पता होगा, या दर्शन शास्त्र इनके विचार हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं पहले कांट की विचारधारा। ठीक है, तो हम कांट के अकॉर्डिंग नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या नेबुला पहले जनरेट होता है, क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कांट हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कांट, यहाँ पे हम कांट लिख देते हैं, ठीक है, कि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग पहले क्या था, यूनिवर्स था नहीं। ठीक है, यूनिवर्स की बात उन्होंने की नहीं। तो सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स थे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये हल्की रोटेटरी मोशन में थे। और उसके बाद क्या, ग्रेविटी और वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी और वेलोसिटी, और ये दो होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी वजह से इस टाइप का सेकेंड स्टेज डेवलप होता है कि एक कोर टाइप का डेवलप होने लगता है। और ये जो एक्रीशन यानी कि लेयरिंग के थ्रू ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका एक्रीशन होता है। एक्रीशन मीन्स की लेयरिंग, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बड़ा आकार लेते हैं और फिर क्या, सेंटर की तरफ ये क्या, थोड़ा सा सॉलिडिफाई होते जाता है अकॉर्डिंग टू कांट। उसके बाद थर्ड स्टेज में इस प्रकार का स्ट्रक्चर यानी कि कोर में जो डेवलप होता है वो सन का स्ट्रक्चर ले लेता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कांट सोलर सिस्टम ये कंप्लीट डेवलप कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद उनके अकॉर्डिंग ये जो कोर डेवलप हुआ वो हो जाता है सन, और इसके जो आसपास के जो अदर डस्ट पार्टिकल्स थे वो जो जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाए, मतलब एक संघट्य रूप या फिर एक मिला जुला रूप, तो वो हो गए हमारे प्लैनेट्स। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू कांट इसी तरह से हमारा प्लैनेट यानी अर्थ भी डेवलप हुआ। ठीक है, ये थी कांट की विचारधारा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कब दिया? 1755 में। क्वेश्चन बने तो आप कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लैप्लास। लैप्लास भी बिल्कुल सिंपल है, लैप्लास को भी समझ लें। देखिए इसमें कुछ जो आपको नोट करना है तो बस इतना ब्रीफली जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू कांट क्या क्या था उसमें, डस्ट पार्टिकल वगैरह, इसमें कोर पहले से डेवलप नहीं था, फिर इसमें धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक सोलर सिस्टम डेवलप हुआ अकॉर्डिंग टू कांट। ठीक है, और फिर लैप्लास के अकॉर्डिंग क्या, लैप्लास का कहना ये है कि पहले से ही ये कोर डेवलप था। ठीक है, ये हार्ट स्टेज में था, गर्म था। ठीक है, और वेलोसिटी भी थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, एक्रीशन हुआ। ठीक है, एक्रीशन बोले तो इनकी लेयरिंग या फिर इनका संघट्यता बढ़ता गया और धीरे धीरे एक सोलर सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है लैप्लास और कांट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर हाइपोथेसिस ये आप याद रखें, आगे काम आएगा। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ये भी अर्ली थियरीज का सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया? ठीक है, इसको भी, इसके भी विषय में दो व्यक्ति हैं इससे संबंधित। ठीक है, एक है चैम्बरलिन और एक है मोल्टन। ठीक है, चैम्बरलिन, थोड़ा सा ये आप मैनेज कर लें, CHAMBERLIN। ठीक है, MOULTON। ठीक है, चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ठीक है, ये दो व्यक्ति इससे संबंधित हैं, किसी प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस से। ठीक है, अब इसमें हम समझ लेते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हमारा अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के अकॉर्डिंग तो उनका कहना ये है कि हमारा सूर्य पहले से एग्जिस्टेंस में था। ओके, ये हमारा सन पहले से क्या था, एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, और ये जो सराउंडिंग मटेरियल्स हैं, ये सूर्य के आसपास कुछ सराउंडिंग मटेरियल्स, अभी जो हमने नेबुलर हाइपोथेसिस, क्योंकि चैम्बरलिन और ये मोल्टन ने सपोर्ट किया था नेबुलर हाइपोथेसिस के। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट डेवलप्ड सोलर सिस्टम के कुछ पार्ट को ले लिया था, यानी कि नेबुला डेवलप्ड हो चुकी है, इन्होंने अर्थ को सन को एज्यूम कर लिया कि हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद इनका कहना ये था कि एक सेकेंड स्टार, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रूजिंग स्टार। ठीक है, क्या, इंट्रूजिंग स्टार, क्या हुआ, उसके जस्ट बगल से गुजरा, सन के जस्ट बगल से गुजरा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके आसपास के जो मटेरियल्स हैं, बिखरे हुए डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो इसके साथ खिंच गए। ठीक है, रैंडमली ऐसे खिंच गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ज़्यादा करीब थे सूर्य के, ठीक है, और जो इसके ज़्यादा मतलब संपर्क में आए, ठीक है, ऐसे खींचते हुए एक स्ट्रक्चर बना। और ये जो खींचने हुए पार्टिकल्स हैं, जो जिनका ड्रैग हुआ है, जो खींच गए हैं, ये धीरे धीरे क्या हो गए, प्लैनेट्स में डेवलप्ड हो गए। ठीक है, प्लैनेट्स इस और फिर आपके मून्स और एस्टेरॉयड, मेटेओराइट्स, इस सब में डेवलप्ड हो गए। ठीक है, उल्का पिंड बोल लें, ग्रह बोल लें, चंद्रमा बोल लें, ठीक है, इन सब चीज़ों में डेवलप्ड हो गए। और फिर इसी प्लैनेट्स में एक हमारी अर्थ भी डेवलप हुई। ठीक है, इवॉल्व हुई। तो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस यही था। इसके विषय में इससे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बनेगा क्या, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किससे संबंधित है, चैम्बरलिन और मोल्टन। ठीक है, ये दो व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, और ये फेल क्यों हुई, ठीक है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस फेल क्यों हुई, ये क्वेश्चन अगर बने तो ठीक है। फेल होने का मतलब ये कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो जुपिटर का साइज है, यहाँ पे आपको पता है जुपिटर और मार्स के बीच में क्या एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट जानकारी आपको, तो ये इसकी साइज, ठीक है, बड़ी क्यों है, अगर ऐसे ड्रैग हुआ, ठीक है, तो इसकी बड़ी साइज क्यों है,
ये इस बात को एक्सप्लेन करने में ये चैम्बरलेन और मोल्टन विफल रहे, इसकी वजह से प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस विफल हो गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस को समझते हैं। टाइडल हाइपोथेसिस दो व्यक्तियों से जुड़ा है। वो दो व्यक्ति कौन है, उन दो व्यक्तियों को जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है तो यहीं से बनेगा। तो टाइडल हाइपोथेसिस, जिन्स और जेफरी दो व्यक्ति हैं, एक हैं जिन्स, दूसरे हैं जेफरी। ठीक है, तो इन दो व्यक्तियों को आप याद रखें कि टाइडल हाइपोथेसिस, देखिए जेफरी से और टाइडल बड़ा कोरिलेट करता है। टाइडल मीन्स क्या, ज्वार, ज्वार और जेफरी। ठीक है, ये याद रखें, ये तो सिर्फ आपको याद कराने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, उनका हाइपोथेसिस क्या है। इन्होंने भी नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या, इनके अकॉर्डिंग ये हुआ कि ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब इनके अकॉर्डिंग ये कि हमारा ठीक है, सन डेवलप्ड है ऑलरेडी। ठीक है, और जो ये इंट्रूजिंग स्टार है, ठीक है, इनका मानना ये था, ये जो इंट्रूजिंग स्टार है ना, जब ये पास से गुजरा तो इसका ना क्या हुआ, सिगार शेप में। ठीक है, ये आप याद रखें, क्या, सिगार शेप में उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, यानी कि खिंच गया सिगार शेप में। ठीक है, जब ये पास से गुजरा इंट्रूजिंग स्टार, ठीक है, सन के पास से जब गुजरा तो सिगार शेप में खिंच गया। इसलिए ये मतलब जुपिटर के साइज को एक्सप्लेन करने में, ठीक है, सक्सेस हुए। अब ये फेल कहाँ हो जाते हैं, टाइडल हाइपोथेसिस फेल होती है कहाँ पे, ठीक है, मान लिया ये सन से एग्जिटेड मटेरियल है, ठीक है, और ये इंट्रूजिंग स्टार है, इसके प्रभाव में ये खिंच गया। ठीक है, ओके, लेकिन ये तो बताइए कि यहाँ पे जो मटेरियल है प्लैनेट्स का वो वेरी क्यों करता है। अगर सन से है तो हाइड्रोजन, हीलियम और फिर प्लस जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सन के कोर में या फिर आउटर लेयर में जो भी लेयर है, तो यहाँ पे जुपिटर पे अलग मटेरियल है। ठीक है, मार्स पे अलग है। ठीक है, नेपच्यून पे अलग है, यूरेनस पे कुछ और है, मरकरी पे कुछ और है, अर्थ पे कुछ और है। आखिर ऐसा क्यों, तो इस बात को एक्सप्लेन करने में टाइडल हाइपोथेसिस फेल हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइडल हाइपोथेसिस। देखिए इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे ज़्यादा आपको जानना है तो आप किताबें खूब डिटेल में पढ़िए, जिसका कोई मतलब नहीं है। रसेल बाइनरी थियरी, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए अभी जो थियरी हमने इंट्रूजिंग स्टार के रिस्पेक्ट में पढ़ा वो भी बाइनरी ही थियरी था। अब रसेल की बाइनरी थियरी समझते हैं, ये भी अर्ली थियरीज का एक हाइपोथेसिस है। ये रसेल नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, इन महानुभावों ने थोड़ी सी इस संकल्पना को और आगे बढ़ा दी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, दो स्टार ऑलरेडी थे। ठीक है, अभी हमने जो एक इंट्रूजिंग स्टार की बात की थी, यानी कि ये फर्स्ट स्टार हमारा हो गया और ये सेकेंड। ठीक है, तो रसेल महोदय ने क्या कहा कि एक थर्ड स्टार, थर्ड बॉडी क्या हुई, इन दोनों के मूवमेंट के साइड से गुजरी। ठीक है, इनका कहना था कि ये दोनों आपस में, ठीक है, इनका अपना जो भी सर्कुलेशन या फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो भी मूवमेंट वगैरह था, ठीक है, ओके, लेकिन इनके अकॉर्डिंग एक थर्ड बॉडी या थर्ड स्टार यहाँ से जब गुजरा तो क्या हुआ कि ये जो है इसकी ब्रेकिंग हुई और ये टूटा। ठीक है, और इसकी मटेरियल्स खींची। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जुपिटर की साइज एक्सप्लेन में सक्सेस हुए, मटेरियल्स क्यों वेरी करते हैं ये एक्सप्लेन करने में ये सक्सेस हो गए। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी तकनीकी लगाई रसेल भाई साहब ने, और ये बताने में मतलब सक्षम हुए। अब ये कहाँ चूक गए, अब ये इस बात को एक्सप्लेन करने में चूक गए कि ये जो इंट्रूजिंग स्टार है वो प्रेजेंट में है कहाँ, ये आज के समय में है कहाँ। ठीक है, अब देखिए हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही है स्टार, वो क्या है, सन है, लेकिन ये थर्ड स्टार आखिर गया कहाँ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में रसेल की थियरी फेल हो जाती है। ठीक है, ये रहा आपका रसेल।
अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट का पीपीटी ओके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑयले। ऑयले का एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, उसे हम समझ लेते हैं। HOYLE ऑयले सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, देखिए ये थोड़ा सा फैक्चुअल सेशन है, इसमें कुछ विशेष करने की वो नहीं है, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके निकल रहा हूँ, क्योंकि इसका और कहीं आप यूज़ कर नहीं सकते, मतलब इसका अप्लाइड फॉर्म कुछ है नहीं। तो देखिए ऑयले के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कैसे ये डेवलप हुआ। एक स्टार था, ठीक है, एक कोई बड़ी सी बॉडी स्टार आप मान लीजिए, ठीक है, ये स्टार है, जियांट फॉर्म में है, ठीक है। अभी हम बर्थ टू डेथ स्टार का अगले सेशन में करेंगे, नहीं तो फिर हमारा ऑलरेडी कर रखे हैं, उसे आप सेशन देख लिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। अगर ये जियांट स्टेज में है, जियांट स्टेज क्या होता है, 1.41 एक चंद सेक्शन लिमिट होता है, जब स्टार कोई भी स्टार जब सूर्य के, ठीक है, साइज से 1.41 टाइम्स मैक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियांट या जाइंट स्टार, सॉरी जाइंट स्टार, ठीक है। और उसका क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन का क्या मीनिंग, एक बहुत बड़ा धमाका, तो मान लीजिए इसका धमाका होगा, ठीक है, फूटा, ठीक है, तो यहाँ से बनते हैं न्यूट्रिनो स्टार, ब्लैक होल्स, ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें बनती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो इसमें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड हुई, ठीक है, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, इसमें कुछ ऐसे डार्क मैटर्स फैले, ठीक है, और धीरे धीरे इनका एक्रीशन हुआ। एक्रीशन मीन्स लेयरिंग यानी कलेक्शन, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये सोलर सिस्टम फिर से डेवलप हुआ, जिसमें हमारा एक प्लैनेट अर्थ भी इवॉल्व हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑयले सुपरनोवा एक्सप्लोजन हाइपोथेसिस। आई थिंक समझ गए होंगे, और इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस सुपरनोवा एक्सप्लोजन हाइपोथेसिस किससे संबंधित है, तो ऑयले से संबंधित है। अभी इनका एक स्टडी स्टेट थियरी भी देखेंगे हम, इन्होंने सॉरी बिग बैंग के अगेंस्ट एक हाइपोथेसिस थियरी दिया था, उसे भी देखेंगे। तो ये हो गए ऑयले के क्या, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, इसको इन्होंने 1940s में दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्किमिडिट्स एंड वाइजास्कर का इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। मैंने इसको ऐड करा है या फिर नहीं करा है, सॉरी नहीं करा है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। देखिए इसमें डायरेक्ट आप मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा किससे संबंधित है, ठीक है, और थोड़ा सा जानकारी रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। वाइजास्कर, थोड़ा सा ये ऐसा सेशन है कि अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। स्किमिडिट एंड वाइजास्कर का क्या है, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। क्या है, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। क्वेश्चन बने अगर इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस किनसे संबंधित है, तो आप बिल्कुल जवाब दे पाएँ कि स्किमिडिट एंड वाइजास्कर से संबंधित है, ठीक है। इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, ठीक है। देखिए मेरा एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही है, लेकिन लिखने का काम तो इंग्लिश में ही करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करें। तो इसमें स्किमिडिट एंड वाइजास्कर ने इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस में क्या बोला, इन्होंने सपोर्ट किया, सबसे पहले इन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस हमने देखा कि धीरे धीरे एक्रीशन होता है छोटे डस्ट पार्टिकल्स का। एक्रीशन मीन्स क्या, जैसे मान लीजिए आप ऐसे बकेट में पानी भर लें और उसमें कुछ टुकड़े डाल लें, ठीक है, और उसे क्या करें, रोटेट कराएं, ठीक है। रोटेट कराने के बाद एक ऐसा स्टेज देखेंगे कि जो भी है ये डस्ट पार्टिकल सेंटर में आकर कलेक्ट होते हैं, ठीक है। होल्ड मिनट, मैंने थोड़ा सा बकेट को शंकु बना दिया, ठीक है। अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करें तो देखेंगे ऐसे सेंटर में आके जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, अगर आप रोटेट कराएं ऐसे हल्का सर्कुलेशन, तो सेंटर में आकर कलेक्ट होता है, वही एक्रीशन है, उसका कलेक्शन हुआ। तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है स्किमिडिट एंड वाइजास्कर, और उसके आधार पे अपना इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, नेबुला डेवलप्ड इन क्लाउड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो नेबुला है वो क्लाउड स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, ठीक है, प्लेट की तरह, ठीक है। बस सिंपल
प्लेट की तरह डेवलप्ड होता है ऐसे, और धीरे धीरे ये आपके प्लैनेट्स ऐसे डेवलप्ड हो जाते हैं 8 to 9, ठीक है। और पैटर्न इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सप्लेन करने में सक्सेस भी हो जाते हैं, ठीक है। 8 और 9 सॉरी पैटर्न, और फिर इसमें 8 और 9 ही प्लैनेट क्यों हैं इसे एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाते हैं। सॉरी मैंने मिस्टेक से, वो गलती से मिस्टेक हो गई। तो ये इस चीज़ को 8 to 9 ही प्लैनेट क्यों हैं इसे एक्सप्लेन करने में हमारे स्किमेडिड एंड वाइजास्कर फेल हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और उनका पैटर्न ऐसे क्यों है कि मतलब पहले मरकरी, मतलब ये मान लीजिए आपका क्या है, सन है, ठीक है, मरकरी, ठीक है, उसके बाद आपका वीनस, आपका अर्थ, आपका मार्स, आपका जुपिटर, ठीक है। इस प्रकार से पैटर्न में क्यों है ये सब, इस बात को एक्सप्लेन करने में स्किमेडिड एंड वाइजास्कर फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अर्ली हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न थियरी की बात करते हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और हमारे आने वाले टॉपिक्स में जिसका अपना एक भूमिका होगा। तो हम मॉडर्न थियरी में देखते हैं तो बिग बैंग, बिग बैंग के विषय में आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए बिग बैंग थियरी किसने दी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने किसने दी, तो आप स्पष्ट जान लें किसने, जार्ज लेमेत्रे, ठीक है, ये आप लिख लें, जार्ज लेमेत्रे, जार्ज लेमेत्रे नाम के व्यक्ति ने ये थियरी दी, ठीक है। इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या क्या कि बिग बैंग क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है। इसमें ऐसी मान्यता है कि पहले क्या था, एक हाई इंटेंसिटी हाई डेंसिटी, मतलब इनफाइनाइट मान लें, और इनफाइनाइट टेम्परेचर की एक सिंगुलैरिटी जिसको निहारिका बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग, उसका ना एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, ठीक है, ब्लास्ट हुआ। तो यही क्या है, उसका एक फेज है, यानी कि अभी बैकग्राउंड का नहीं, सिर्फ एक डायमेंशन में उसका क्या हुआ, ऐसे प्रसार दिखाया गया है, ठीक है। तो आप ये क्या है, सिंगुलैरिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, यानी कि क्या, इसका प्रसार, ठीक है। अब इसमें क्या जार्ज लेमेत्रे ने दिया, ठीक है। बिग बैंग को, बिग बैंग आपने देख लिया, एक सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड हुआ। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको सपोर्ट करने वाले एविडेंस क्या है कि बिग बैंग हुआ ही था, ठीक है। देखिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो एक ऑप्शनल स्टूडेंट को जानना चाहिए, आप उतना जानिए जितना आपको क्वेश्चन बने, ठीक है, बिग बैंग से संबंधित। तो जार्ज लेमेत्रे हो गए क्या, इसके सिद्धांत मतलब देने वाले व्यक्ति, ठीक है। अब इसके सपोर्ट में दो प्रूफ हैं, वो क्या है, एक रेड शिफ्ट और एक क्या है, एक है आपका रेड शिफ्ट और एक है CMBR। मतलब एविडेंस, अगर बात की जाए एविडेंस की, एविडेंस की, तो दो एविडेंस है क्या, एक रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट, देखिए एग्जाम में अगर ऐसा बने तो आप डायरेक्ट इतना जान लें, रेड शिफ्ट और CMBR, CMBR और रेड शिफ्ट के विषय में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। और ये क्या है, रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट आपने विविग्योर देखा होगा, ठीक है। तो उसमें रेड का शिफ्टिंग क्या होता है, रेड हमें दिखाई देता है और जितना दूर जाता, कोई भी चीज़ दूर जाता तो हमें रेड कलर ही ज़्यादातर दिखाई देता। तो अगर हम बहुत ज़्यादा दूर देखने की कोशिश करें एक्सपांडिंग स्टेज तो हमें रेड शिफ्टिंग ही दिखाई देगा, ठीक है। अभी उसको हम समझते हैं, पहले आप जान लें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बिग बैंग में क्या हुआ, जार्ज लेमेत्रे महोदय इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हो गए। अब इसमें एक एविडेंस, एक और भी एविडेंस, जैसे एक्सप्लोडिंग यूनिवर्स, यानी कि क्या, फैलता हुआ यूनिवर्स का मतलब एक प्रूफ देने वाले व्यक्ति एडविन हब्बल हैं, ठीक है।
उन्होंने एविडेंस दिया कि यूनिवर्स क्या है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। और उसी के बेस पे जार्ज लेमेत्रे ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, या फिर इनके सिद्धांत का मतलब एक तरह से एविडेंस देने वाले व्यक्ति एडविन हब्बल ने, मतलब उनकी भूमिका ये रही कि इनके सपोर्ट में या इनके फेवर में उनका भी यही कथन था कि यूनिवर्स जो है एक्सपांड हो रहा है। एडविन हब्बल करके, अब देखिए नासा ने अपना एक टेलीस्कोप भी जनरेट करा है, हब्बल, ठीक है। तो ठीक है, उसकी सहायता से वो अपना एक छोड़ रखे हैं, उससे क्या होता है हम देखते रहते हैं हमारे क्या बोलते हैं लियो में, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, जिसे देखते रहते हैं वो सब कि ठीक है एक्सपांड हो रहा है, कहाँ तक का एक्सपांसन हो चुका है, कैसा है, पूरी स्थिति तो नहीं देख सकते लेकिन ठीक है देख पाते हैं। तो इसमें दो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गए, कौन, जार्ज लेमेत्रे हो गए, फिर आपके वो एडविन हब्बल हो गए, जिनकी भूमिका ये रही कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, उसके विषय में उन्होंने कुछ प्रूफ दिए, साक्ष्य दिए, ठीक है। और फिर एविडेंस क्या है कि हाँ ठीक है बिग बैंग ऐसी कोई घटना घटित हुई थी। तो रेड शिफ्ट और फिर CMBR करके दो चीज़ें हैं। और इसके विषय में थोड़ा सा और क्या है कि देखिए ऐसा मतलब लोगों का कहना है जो साइंटिस्ट हैं, और कौन कहेगा, ठीक है, कि एक्सपांसन के 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, ठीक है, हमारा फर्स्ट एटम एग्जिस्टेंस में आ गया था, ठीक है। एक्सपांसन के यानी कि जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ या फिर बिग बैंग हुआ, उसके 3 मिनट के बाद हमारा फर्स्ट एटम जो क्या था, न्यूट्रल एटम था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन चार्ज उस पे थे, न्यूट्रल एटम एक्सटेंस में आया था, ठीक है। इतनी जानकारी, इससे अधिक जानकारी क्या करेंगे जान के, ठीक है। और 3.8 लाख ईयर्स लेटर, 3.8 लाख ईयर्स यानी कि एक्सपांसन के 3.8 लाख ईयर्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्सपांसन हुआ, उसके 3.8 लाख ईयर्स बाद क्या हुआ, यहाँ पे पहले क्या एक्सपांसन के जस्ट बाद ये पूरा लाइट नहीं हुआ था, ठीक है। उसके 3.8 लाख ईयर्स बाद क्या हुआ, ये पूरा प्रकाश में हुआ। उसके पहले एक मतलब अंधकार टाइप से था, ठीक है। इतनी जानकारी पर्याप्त है बिग बैंग के विषय में, इससे ज़्यादा जान के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इतना जाने पर्याप्त है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओ अभी एक चीज़ तो बची गया, उसको ब्रीफली कर लेते हैं, पीछे चल के कर लेते हैं। हाँ अब देखिए ऐसा नहीं है कि ठीक है सर्वमान्य है, बिग बैंग सर्वमान्य है, हर कोई जानता है, लेकिन हॉयले महोदय ने 1948 में एक स्टडी स्टेट थियरी दी, ठीक है, स्टडी स्टेट थियरी। अब स्टडी स्टेट थियरी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर क्वेश्चन बन जाए कि बिग बैंग के अगेंस्ट में कोई थियरी आई या नहीं आई, ठीक है, तो ठीक है थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो आप इतना बस जाने, हॉयले ने एक स्टडी स्टेट थियरी दी थी। कब दी थी, 1948 में। क्यों दी थी, बिग बैंग के अगेंस्ट। और उनका कहना क्या था, देखिए बिग बैंग का कहना है, ठीक है, कि जो मैटर्स हैं एक्सपांड हो रहे हैं, डेंसिटी वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, और फिर वो फैलते जा रहे हैं, उनके साइज में भी वेरिएशन कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी है, अकॉर्डिंग टू हॉयले जो डेंसिटी है वो एवरेज कांस्टेंट है, ठीक है, एवरेज कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर जो प्लैनेट्स या फिर गैलेक्सीज कॉन्स्टलेशन जो दूर जा चुके हैं, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, ठीक है, उनका दृष्टिगोचर होना या फिर नहीं दिखना, नहीं काउंट हो पाना अलग चीज़ है। लेकिन जो भी नए बन रहे हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनके मास में नहीं होता, उनके डेंसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, जितना है उतने में ही सीमित है, ठीक है। उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ते हैं लेकिन उनके डेंसिटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग बस यही सिंपल सी बात है, इसीलिए इसको स्टडी स्टेट थियरी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंपल चीज़, डेंसिटी ऑफ मैटर इज कांस्टेंट ओवर टाइम, समय के साथ इसमें क्या है डेंसिटी कांस्टेंट रहती है
अकॉर्डिंग टू ऑयल स्टडी स्टेट थियरी, लेकिन ये फेल हो गई क्यों फेल हो गई? बिग बैंग के रिस्पेक्ट में या फिर उसके संदर्भ में बात करें तो एविडेंस ज़्यादा प्रस्तुत हो गए। अभी देखिए हमने एडविन हब्बल की बात की, रेड शिफ्टिंग की बात की और फिर CMBR की बात की। अब देखिए हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे वो मतलब रेड शिफ्ट कैसे। देखिए रेड शिफ्ट ये समझना ज़रूरी है। देखिए थोड़ा सा हम पीछे से आए हैं तो थोड़ा सा आप खुद समझदार हैं, समझिए इस चीज़ को। रेड शिफ्ट और CMBR, ठीक है, क्या है? रेड शिफ्ट और CMBR एक तरह से एविडेंस है किसके लिए? बिग बैंग के लिए। मैं इसको भी लिखता हूँ, ठीक है, बिग बैंग के साक्ष्य, ठीक है, के रूप में रेड शिफ्ट और CMBR वर्क करता है। कैसे करता है? देखिए आपने विबग्योर सुना होगा, पढ़ा होगा, आप साइंस से हो या ना हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो विबग्योर तो सुना होगा, विबग्योर, है ना। तो इसमें क्या है, ये रेड क्या दिखाता है कि अगर सारे कलर्स डाउन हो फिर भी हमें रेड दिखता है, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू एडविन हब्बल अगर हम देखें बहुत दूर तक तो कुछ और ना दिखे तो ये तो दिखता है कि हाँ ठीक है रेड कलर दिख रहा है लेकिन बहुत दूर, ठीक है, ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हम रेड शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलता है यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। तो इसलिए बिग बैंग का मतलब कि अभी भी यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है और बिग बैंग हुई थी ये घटना। CMBR क्या है? देखिए 3.8 लाख ईयर्स लेटर जो CMBR का एक्सटेंस अस्तित्व में आया था, कब? जब बिग बैंग की घटना हुई उसके 3.8 लाख ईयर्स बाद, ठीक है। ये जो CMBR है ये क्या है? कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, W साइलेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए अगर हम कोई भी किसी भी एज, जैसे मान लीजिए पैलियोजोइक हुआ, मेसोजोइक हुआ, या किसी भी चीज़ मतलब किसी भी एरा का हम क्या निकालना चाहें, एज एक काउंट करना चाहें या फिर क्लासिफाई करना चाहें, ठीक है, या फिर उनको बांटना वही क्लासिफाई करना चाहें, तो क्या हमें एक बेस चाहिए होता है, ठीक है। तो एक रेडिएशन है जो हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है, जो काफ़ी पुरानी है, प्राचीन है, ठीक है, जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, एक बेस लेके किसी भी मटेरियल को उठा के और उसके रेडिएशन और इसके रेडिएशन से कंपैरिजन करके उसका एज निर्धारित कर पाते हैं, ठीक है। तो CMBR अवेलेबल है, ठीक है, अभी भी यूनिवर्स में, जिसके आधार पे ये कहा जाता है कि ठीक है बिग बैंग की घटना घटित हुई तभी तो ये रेडिएशन एक्सटेंस में आया, ठीक है। और इसीलिए हम क्या कर पाते हैं कि एक एज या फिर एक एरा या एक इवेंट्स, हम नहीं साइंटिस्ट, ठीक है, क्लासिफाई कर पाते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो आज के सेशन में थोड़ा सा देखिए फैक्चुअल सेशन था, तो हो ना हो थोड़ा बोरिंग लगा होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जो डायरेक्ट पॉइंट्स थे सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना था, ठीक है, कि हाँ ठीक है क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बनेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे 13.77 बिलियन ईयर्स, ये एज दिखा रहा है कि इतना यूनिवर्स पुराना हो चुका है, और ये 2015 तक का डाटा है, 2015 तक का 13.77 बिलियन ईयर्स मतलब एज हो चुका है अपने यूनिवर्स का। इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप नोटिस कर लें, फर्स्ट स्टार 400 मिलियन ईयर्स लेटर एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप इसमें मतलब देख लें। डार्क एज जो मैंने बताया कि सबसे पहले क्या था डार्क एज, उसके बाद 3.8 लाख ईयर्स लेटर क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रकाशमय स्थिति उत्पन्न हुई बिग बैंग में, ठीक है। तो ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए ये सेशन फैक्चुअल था इसलिए हम ऐसे मतलब ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, अगर आपने ठीक है सुना है अच्छे से सेशन तो क्वेश्चन बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। ए ऑयले, जेफरी, स्किमडिट, हब्बल, किसने दिया था, ठीक है, चलिए ऑयले ने दिया था। होप यू चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एटम बोर्न इन द यूनिवर्स, पहला परमाणु
ठीक है, कब अस्तित्व में आया था अपने ब्रह्मांड में, ठीक है। तो देखिए विद इन 3 मिनट ऑफ बिग बैंग, फर्स्ट, सेकेंड आफ्टर 3.8 बिलियन ईयर्स, फिर विद इन 10.-6 मिन ऑफ बिग बैंग, विद इन 1 माइक्रो सेकेंड ऑफ बिग बैंग, ठीक है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करें। अभी मैंने एक्सप्लेन करा कि 3 मिनट, ठीक है, विद इन 3 मिनट ऑफ बिग बैंग हमारा क्या आया, फर्स्ट एटम एक्सटेंस में आया, जो क्या था, न्यूट्रल था, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, बिग बैंग थियरी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। एडविन हब्बल, जॉर्ज लेमेत्रे, जीन्स रसेल, किसके द्वारा, ठीक है। अभी मैंने जोर से बताया कि जॉर्ज लेमेत्रे ने। अब देखिए अगर एडविन हब्बल है ऑप्शन में और जॉर्ज लेमेत्रे जी नहीं है, ठीक है, तो अगर पूछे बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करने वाला, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट इस टाइप से बने, ठीक है, सपोर्ट करने वाला, ऐसे कोई थियरी किसने दी थी, एक्सपांशन थियरी किसने दी थी, तो वो हो जाएंगे आपके एडविन हब्बल, ठीक है। और अगर जॉर्ज लेमेत्रे नहीं है तो किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें तो आप भी अपना आंसर चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसमें है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। फर्स्ट है नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन आफ्टर स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस, ठीक है। कहना यह है कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस दिया गया था वो कब दिया गया था, स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस के बाद, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है वाइजास्कर वाज सब्जेक्टेड विद सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि वाइजास्कर जो हैं, ठीक है, अभी मैंने बात किया किसके किसके विषय में, स्किमिडिट और वाइजास्कर के विषय में, तो सेकेंड स्टेटमेंट है वाइजास्कर किससे संबंधित थे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से संबंधित थे, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कैसे, नेबुलर हाइपोथेसिस पहले ही दिया गया था 1755 में, कब, 1755 में। स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस कब दिया गया, 1948 में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग, ठीक है, इसलिए ओनली 1 रॉन्ग, ठीक है। फिर 1 रॉन्ग, तो फिर बोथ ऑप्शन अपने आप निकल गया, ठीक है। अब क्या, वाइजास्कर वाज सब्जेक्टेड, वाइजास्कर किससे संबंधित थे, जाहिर सी बात है ये गलत दिया हुआ है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से संबंधित थे हॉयले का वो था अपना हाइपोथेसिस, वाइजास्कर संबंधित थे किससे, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस से, ठीक है। इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन भी हो गया गलत, और उसके बाद बचता है क्या, ऑप्शन नंबर डी, नन, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अर्ली हाइपोथेसिस। देखिए क्वेश्चन करने से पहले उम्मीद है कि आपने रुक के किया होगा, ठीक है, नहीं किया होगा तो अगले सेशन में जब हम कोई भी सेशन लेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द अर्ली हाइपोथेसिस, अब इसमें देखिए हमने अर्ली और मॉडर्न दोनों हाइपोथेसिस देखी थी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा अर्ली है, ठीक है। देखिए स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस फर्स्ट, सेकेंड है रसेल बाइनरी थियरी, थर्ड है टाइडल हाइपोथेसिस, फोर्थ है बिग बैंग, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, मैंने कब से मतलब इस बात पे जोर दिया है, रसेल और टाइडल क्या है, अर्ली हाइपोथेसिस है, और स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस क्या है, मॉडर्न, क्योंकि 1948 में बिग बैंग के अगेंस्ट आया था, ठीक है, और ये बिग बैंग तो मॉडर्न है ही। तो हमारा इसमें क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर देखिए 2 और 3 है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच पूरा सेशन देखने के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करें हमारी चैनल व्यवस्था से जुड़ने के लिए, ठीक है। और देखिए एक बात और, ये सेशन थोड़ा फैक्चुअल था, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आने वाले सेशन
काफ़ी मज़ेदार होंगे, जहाँ पे मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बात होगी। ये तो थोड़ा फैक्चुअल था, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे।